गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों देखो, आज नया चैप्टर है। तुमने कहा था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने क्या कहा बच्चों कि इस पृथ्वी का, हम ये पृथ्वी का क्या, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का हर पार्टिकल, हर ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना। कि हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी और हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और हम उसे महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर चिपके हुए हैं। लेकिन उसने कहा कि यूनिवर्स का हर कण, जैसे हमारे तुम्हारे बीच में, मेरे और इस वस्तु के बीच में, हर वस्तु के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। क्यों? तो उन्होंने देखो किस तरह से कहा, अगर ये आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो माना बात हमारे पास दो पार्टिकल है ऑफ मास m1 और m2 के, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। न्यूटन ने क्या देखा कि F प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2, यानी इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों के मास के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है। और F प्रोपोर्शनल है 1/r²। इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इनके बीच की दूरी बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/में तो दोनों को कंबाइन कराए तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन r²। ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, F इक्वल टू एक कांस्टेंट कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। इस G को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसके कारण बच्चों देखो कि हम दोनों हैं, हम दो लोग हैं, या हम और पृथ्वी हैं। पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा होता है, या हम सन पे जाए, हम मून पे जाए, वहां मास एक का बहुत ज्यादा है और हमारा बहुत कम है, तो उनका गुणन क्या है, बहुत ज्यादा है। और ये जो G है इसका मान कितना होता है, कैपिटल G का 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जो बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, 10⁻⁻11। 10⁻⁻11 में अगर हमारा 100 मास है तो क्या होगा, -11, 100 मतलब 10⁻², -11 + 2 -9, -9 है, लेकिन पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है ना। तो उससे होके ये पॉजिटिव आता है। जब ये फोर्स पॉजिटिव आता है तो हमें महसूस होता है, यानी हमारे और पृथ्वी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम फील करते हैं। लेकिन इस G का मान बच्चों बहुत कम होने के कारण, 10⁻⁻11 होने के कारण, अगर हम दो लोग हैं, हमारे बीच में भी उन्होंने कहा कि यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट के बीच में, हर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन हम फील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि कैपिटल G का मान बहुत कम है। हम दोनों का मास कितना होगा, माना मेरा 100, तुम्हारा भी 100, तो क्या हुआ, 10⁻², 10⁻², 10⁻4, 10⁻4 और 10⁻⁻11 कितना हुआ, 10⁻⁻8 है ना, सॉरी -7। 10⁻⁻7 बहुत कम राशि है, तो फोर्स बहुत कम है, तो इतना कम है कि हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। जबकि क्योंकि हमारे 10⁻2 10⁻2 था हमारा मास, इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जो बड़े पिंड हैं, बड़े ऑब्जेक्ट है, सन है, मून है, अर्थ है, उसका एक का मास बहुत ज्यादा है, 10 की पावर बहुत ज्यादा होने के कारण ये पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए हमें अर्थ और हमारे बीच में महसूस होता है। और हमारा मास कम होने से वो इस नेगेटिव वाले क्वांटिटी को कैंसिल नहीं कर पाता, ये तब भी नेगेटिव रहता है, तो वो फोर्स बहुत कम होता है और हमें फील नहीं पाता। इसलिए हम आपस में या दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के बावजूद भी हम उसे फील नहीं कर पाते, क्योंकि कैपिटल G का मान बहुत कम है
इट इज कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी जी की, F इंटू आर स्क्वायर, जी बराबर इससे आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 गुणा M2, इससे तो जी का मात्रा क्या हो गया, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा इसके आगे यूनिट, ये कैपिटल जी। अब एक क्वेश्चन और आता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस। अब देखो स्मॉल जी क्या है, तुमने कहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान क्या होता है 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन वो क्या होता है वेरी करता है, यहाँ पे कम कहीं पे ज्यादा हो सकता है ना। जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो जी का मान घटता है स्मॉल जी का, तो स्मॉल जी का मान जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं वो क्या है घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे। लेकिन कैपिटल जी का मान ऑल ओवर द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहेगा। एक अंतर तो यह है, दूसरा इसकी परिभाषा हो जाएगी डेफिनेशन, तीसरा स्मॉल जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सदिश है वेक्टर, और ये क्या है अदिश है स्केलर, ठीक है। अब एक चीज और आती है गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स वैद्युत बल, इनमें क्या अंतर है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं है ना कि स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या अंतर है, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल में क्या अंतर है। तो देखो गुरुत्वीय बल जो ये लग रहे हैं ये क्या है, हमेशा अट्रैक्शन है, हमारे पृथ्वी के बीच में आकर्षण बल है, हमारे तुम्हारे के बीच में आकर्षण बल है। तो गुरुत्वीय बल क्या है, हमेशा आकर्षण है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि वैद्युत बल क्या है, दो आवेशों के बीच में बल, दो चार्ज के बीच में, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, रिपल करेंगे। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल वाला भी होता है, जबकि ये हमेशा आकर्षण वाला होता है। दूसरी बात गुरुत्वीय बल जो ये है ये बहुत कम होते हैं, इनका मान बहुत कम होता है, इनकी तुलना में वैद्युत बल बहुत तेज होते हैं, प्रबल होते हैं, ठीक है, ये अंतर आते हैं। अब अगले उसमें आ जाओ, जी और जी में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिख लोगे तुम, क्या है जी का मान क्या है, इसकी यूनिट क्या है, गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल में अंतर क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या है, इतने क्वेश्चन कवर हो गए। अब देखो क्या है स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी में संबंध, रिलेशनशिप क्या है, संबंध मतलब यू हैव टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन दोस, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या कहा कि माना कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जिसका द्रव्यमान क्या है, जिसका मास क्या है m, वो क्या है पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है। अब पृथ्वी का मास क्या है m e फॉर अर्थ, और r e उसकी क्या है रेडियस, त्रिज्या है, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि हर जब पिंड ये वस्तु m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट पृथ्वी पे रखा है तो पृथ्वी इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, वो क्या होगा न्यूटन के फॉर्मूले से, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होगा G m1 यानी इसका मास स्मॉल m, m2 यानी पृथ्वी का मास, दूसरा ऑब्जेक्ट पृथ्वी है, अपॉन इनके बीच की दूरी यानी r e, पृथ्वी की रेडियस इसका 1, इतना आएगा। अब हमें क्या मालूम है F बराबर ma होता है, सेकेंड लॉ। यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, चूंकि हमें मालूम है F बराबर m इंटू जी होता है। अब देखो बल लग रहा है तो त्वरण भी होगा F बराबर एम जी, F की जगह एम जी यहां पर रख दो, एम जी इक्वल टू जी एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये आर ई है समझो, ई छोटा सा लिखा हुआ है, एम ई है ये केवल, ई अर्थ के लिए लिखा हुआ है, सिंबल है, स्मॉल एम कैपिटल एम कट गया तो क्या आ जाएगा जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव करने आता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध निकालो, डेरिवेशन करो, तो स्मॉल जी बराबर GM/R²। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम समान ऊंचाई से, मैं छत पे खड़ी हो गई बच्चों, ठीक है, हमने क्या किया, एक रुई छत पे खड़ी, मैंने एक साथ क्या किया, एक लोहे का गोला और एक रुई गिराई, तो क्वेश्चन आता है कि कौन पहले जमीन पे पहुंचेगा और क्यों। बच्चे अक्सर कुछ भी लिख देते हैं, कोई कहता है रुई बाद में पहुंचेगी, कोई लोहा भी बाद में लिख देता है ना। लेकिन होता क्या है, दोनों पृथ्वी पर, दोनों अर्थ पे एक साथ पहुंचेंगे। ये साइंस है कि दोनों क्या होंगे, एक साथ पहुंचेंगे। लेकिन तब भी तुमने देखा होगा कि एक बाद में लहराते हुए आता है ना। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है बच्चों कि वहां पे हवा है, एयर है। अगर एयर ना हो और हम एक साथ कॉटन को और आयरन लोहे के गोले को फेंके, तो हवा ना हो यानी वैक्यूम हो, निर्वात हो, तो दोनों एक साथ फेंके और एक साथ टप पृथ्वी में गिरेंगे, जमीन पे गिरेंगे, है ना। मतलब एक्चुअल नियम यह है। लेकिन तब भी एक बाद में और पहले पहुंचता है, उसका कारण एयर है। अगर एयर ना हो तो तब वो क्या है, दोनों साथ में पहुंचेंगे। यहाँ पे देखो क्यों, दोनों में क्या अंतर है, एक रुई है और एक लोहे का गोला है, दोनों में मास का अंतर है। रुई हल्की है और लोहे का गोले का मास ज्यादा है। लेकिन तुम क्या देख रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण कहीं पे द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है नहीं, इस फॉर्मूले में स्मॉल एम है ही नहीं, यानी उस ऑब्जेक्ट के मास को डिपेंड ही नहीं करता। यानी अगर यहाँ पे स्मॉल एम होता तब तो हम कहते हैं कि हाँ भाई स्मॉल जी उसके लिए अलग है, उसके लिए जी उसके लिए अलग है। लेकिन जब रुई और लोहा दोनों हमने लिए, इस फॉर्मूले में कहीं स्मॉल एम उनका मास का जिक्र आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब स्मॉल जी मास पे डिपेंड नहीं करता। और जब स्मॉल जी मास पे डिपेंड नहीं करता तो क्या होगा, चाहे वो हल्का हो चाहे भारी हो, एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि उनका गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी सेम होगा। समान गुरुत्वीय त्वरण से गिरेंगे तो समान टाइम में नीचे पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है। अब इसमें और जी और जी में अंतर हो गया। स्मॉल जी का मान तुम्हें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया जी जी में संबंध। अब देखो एक आता है, इसी में करा दूं ना, इतने कर लेना। ये एक इसमें यह आएगा कि उपग्रह का कक्षीय वेग, तो मैं अगला डेरिवेशन कराऊंगी वैसे अगले उसमें, क्योंकि इकट्ठे दोनों वीडियो जा नहीं पा रहे हैं ना। अब देखो उपग्रह का कक्षीय वेग, सबसे पहले तो सोलर सिस्टम तुम जानते हो कि सूरज, उसके साथ ग्रह है, उसके साथ उपग्रह है, बीच में सन है। केपलर लॉ में मैंने तुम्हें लिख के भी दिए थे, केपलर लॉ भी देख लेना, मैं बता भी दूंगी नोट्स में। तुम्हें थोड़ा ध्यान करने है ना। वो क्या है कि बीच में सन है, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रह या प्लैनेट, है ना। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी। अब पृथ्वी जो सन है, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो क्या है, प्लैनेट। अब जो ये प्लैनेट है एक अर्थ, इस अर्थ के चारों तरफ भी जो चक्कर लगा रहा है, जैसे चंद्रमा है, तो वो क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है। जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं वो ग्रह है, प्लैनेट। और जो ग्रह के चारों तरफ घूमता है वो उपग्रह है, सैटेलाइट। जैसे चंद्रमा हमारा उपग्रह है, सैटेलाइट है। लेकिन उसके अलावा बच्चों कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं। वो क्या होता है, चंद्रमा तो फिक्स दूरी पे गिरा, हमने तो बनाया नहीं उसको, है ना, ईश्वर ने बना रखा है, वो अपने हिसाब से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है। लेकिन ये क्या है, जो आर्टिफिशियल होते हैं कि हम कुछ दूरी पे सैटेलाइट भेज देते हैं और वो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, तो वो ह्यूमन मेड है, तो उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और अक्सर 8 किलो, अगर पृथ्वी से 8 किलोमीटर दूरी पे डाल देते हैं, उसको भी हम सिद्ध भी कर देंगे, तो क्या पृथ्वी का एक चक्कर लगाता रहता है एक खास कक्षा में, उसको हम क्या करते हैं, कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अब देखो कक्षीय वेग किसका, उपग्रह का, या फिर परिक्रमण काल, परिक्रमण काल।
कक्षीय वेग मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और परिक्रमण काल मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो टाइम पीरियड होता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन ऑफ किसका, सैटेलाइट। ठीक है, अब इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे कि उपग्रह का कक्षीय वेग और परिक्रमण काल। कक्षीय वेग मतलब पृथ्वी से थोड़ी दूर पे उसको छोड़ दिया जाए और वो एक खास कक्षा में, खास ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर मार रहा है, तो जिस स्पीड से वो पृथ्वी का चक्कर मांग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड या कक्षीय वेग। परिक्रमण काल मतलब वो पृथ्वी का चक्कर मार रहा है, एक चक्कर में लगा समय, हम कहते हैं ना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम वो लेता है उसको हम कहते हैं परिक्रमण काल। तो एक चक्कर में लगा गया समय, इसके लिए डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे। अगले वीडियो में लंबा हो जाएगा।